हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम हैं अभी, और इसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिखना है, तो इसके लिए मैं आपको रिवीजन आंसर लेके आ रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो ये लेके आऊँगी। अभी मैंने जो आंसर लिखा है ये हमारा प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। इसमें 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के तीनों रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है मेहरगढ़, मैक्स मूलर, धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का समय, लोथल, पशुपति। ये पूरे प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम ये आंसर लिखने वाले हैं। सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये एक प्राक हड़प्पाई स्थल है। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पाई स्थल। अगर आपने हमारा मेंस का पैकेज लिया है तो आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलेंगी, उसमें आपको ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे। मैक्स मूलर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कर्मचारी है। आर्यों का मूल स्थान इन्होंने मध्य एशिया को बताया। और मैक्स मूलर की पुस्तक है द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट। तो मैक्स मूलर कहाँ क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कर्मचारी है। आर्यों का मूल स्थान इन्होंने मध्य एशिया बताया। पुस्तक द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है। पालतू भैंस और स्टेडियम के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के भी धोलावीरा से साक्ष्य मिले हैं। 3 हमको इसमें पॉइंट लिख देना है। जल्दी जल्दी में अगर आप 2 पॉइंट भी लिख पाएंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पीएससी ने इस बार बोला है 1 या 2 लाइन में आपको उत्तर देने हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता का समय। हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक है? 2300 से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। बंदरगाह गोदी के यहाँ में साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन करता है इसके रंगनाथ राव। लोथल के उत्खनन करता कौन है? रंगनाथ राव। फ्रेंड्स, अभी भी आपको किसी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है और कम समय बचा है, केवल 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो आपको जिस सब्जेक्ट में भी वो दिक्कत आ रही है आप उसकी पीडीएफ हमसे परचेस कर सकते हैं। जितना भी यूनिट है यूनिट वाइज उसकी पीडीएफ बनी हुई है, और आप उस पीडीएफ से आपको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स मिल जाएंगे, तो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में उनको पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरा पूरा मेंस का पैकेज लिया है तो आपको 25 ग्रुप मिलेंगे। उन ग्रुप में भी मैं रिवीजन आंसर दे रही हूँ। रिवीजन क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवा रही हूँ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगी, तो वो आप लोग वो ज़रूर प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा, क्योंकि 2019 के मेंस में देखा है हमने कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर पूछे गए थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा पार्ट, स्पेशली 15 नंबर में तो करंट अफेयर्स का पार्ट दिया ही था। पशुपति से मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मोहर है ये। योगी की मुद्रा में बैठे त्रिमूर्ति का चित्र है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिप कहा। अगला है सुलभ सूत्र। ज्यामिति और गणित का अध्ययन इसी से होता है, सुलभ सूत्र से। यज्ञ वेदी के पहले यज्ञ वेदी का निर्माण होता था, गिनती से ईंटें रखी जाती थी, तो ये इसी सुलभ सूत्र के आधार पर होता था। संस्कृत का ये सूत्र ग्रंथ, सुलभ सूत्र क्या है? संस्कृत का सूत्र ग्रंथ है। अगला है पूषण। तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे पूषण। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता थे। वैदिक देवता विवाह संचालन में इन्होंने मदद की थी। तो पूषण कौन है? ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता, और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता, और वैदिक देवता विवाह संचालन में मदद। संहिता क्या है? ये चारों वेदों का सम्मिलित रूप है। संहिता क्या है? चारों वेदों का सम्मिलित रूप है। वैदिक वाद्य का यहाँ पे पहला हिस्सा मिला। वेदों का मंत्र वाला ये खंड है। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृषि, कर्म, वाणिज्यिक व्यापार का वर्णन है। आर्यों के आर्थिक जीवन का भी इसमें वर्णन किया गया है। अगला है निष्क। निष्क क्या है? निष्क एक प्रकार का आभूषण है, वैदिक काल में प्रचलित है। मुद्रा के रूप में सीमित तौर पर इसका उपयोग होता है निष्क का। तो निष्क एक प्रकार का आभूषण है, वैदिक काल में ये प्रचलित था, और मुद्रा के रूप में सीमित तौर पर इसका उपयोग होता है। अगला है वेद। वेद क्या है? वेद हिंदुओं का पवित्रतम ग्रंथ है। वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी वेद द्वारा मिलती है। क्या मिलती है? आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी वेद द्वारा मिलती है। अगला है रत्निन। रत्निन क्या है? उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी। रत्निन क्या होते हैं? उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता है रत्निन। पुरोहित, सेनानी, महिषी, ग्रामणी, भागदोह आदि रत्निन कहलाते हैं।
अगला है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। धान की भूसी के रंगपुर से साक्ष्य मिले हैं। पतन उन्मुख हड़प्पा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? पतन उन्मुख हड़प्पा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। लहुरा देव कहाँ है? लहुरा देव का के बारे में अगर हम लिखें तो लहुरा देव उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। दुनिया का सबसे प्राचीन धान उत्पादक ये क्षेत्र है और चावल उपजाने के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता लिखो। अब ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप कोई पॉइंट भूल जाए तो वहाँ पे आप इसको लिख सके। तो सिंधु घाटी की इस टेस्ट की अगर पूरी आंसर कॉपी केवल इसी टेस्ट की लेना चाहते हैं तो आप 20 रुपये पेमेंट करके इस टेस्ट को आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं तो ग्रुप में ये टेस्ट जो मेंस पे टेस्ट सीरीज़ मिली है उसमें आपको ये दे दिया गया है। इसके अलावा नोट्स में भी ये पूरे क्वेश्चन कवर हैं। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता लिखो। तो सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त मूर्ति, मुद्राओं, ताबीजों से सिंधु सभ्यता की धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, जो इस प्रकार है। ये मातृ देवी की उपासना करते हैं। सिंधु शिव की उपासना के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। लिंग पूजा का महत्व मिला है। छल्लों से मिली जानकारी के अनुसार ये योनि पूजा करते थे। पशु पूजा का भी प्रमाण मिला है। मोहरों पर पीपल के वृक्ष बताते हुए भी पूजा होती थी। जादू टोने में विश्वास रखते थे। पूजा में धूप दीप अग्नि का प्रयोग करते थे। पवित्र पूजा स्थान तथा जल पूजा में विशेष इनका ध्यान था। तो इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक थोड़ा सा इंट्रो डाल के हम 4-5 इसके पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करो। तो नगरों का निर्माण निश्चित योजना के तहत किया गया। नगरों के पश्चिम में एक दुर्ग मिलता था। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। नगरों का जो निर्माण था निश्चित योजना के तहत किया गया। नगरों के पश्चिम में दुर्ग मिलता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। गलियाँ 4 से 9 फुट तक चौड़ी होती थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग किया गया। प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। नगर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़ा करकट नगर के बाहर फेंके जाने की व्यवस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ पे विशाल स्नानागार था, जो कि 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा था। अगला है ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताएं। तो ऋग्वैदिक जो है कि चारों वेदों में सबसे पुराना धर्म है और यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल के जो व्यक्ति थे वो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। मतलब वायु, जल, अग्नि इनको ही देवीय शक्ति मानते थे। सूर्य, जल, अग्नि, हवा की यहाँ पे पूजा की जाती थी। बहुदेववादी थे, मतलब एक से ज़्यादा देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती थी। ऋग्वेद के अनुसार कुल देवता 33 थे। आर्यों के देवता अमर, परम शक्तिशाली, परम स्वतंत्र तथा अत्यंत गुणवान हुआ करते थे। आर्यों के देवता सदाचारी थे। पाप, पुण्य तथा स्वर्ग नरक की भी यहाँ पे कल्पना की जाती थी। मंदिरों और मूर्ति पूजा का अभाव मिलता था। नैतिक स्तर इन लोग का काफ़ी ऊंचा होता था। मोक्ष का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। मंदिरों मूर्ति पूजा का अभाव रहता था। एक ईश्वर पर विश्वास होता था। स्वर्ग प्राप्ति की कामना अधिक होती थी। अगला है संस्कार। संस्कार के प्रकार लिखो। तो संस्कार से मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। और संस्कार के प्रकार कौन कौन से होते हैं संस्कार, जो हमने पहले इंट्रो डाल दिया। अब हम लिखेंगे कौन कौन से होते हैं संस्कार। तो सबसे पहले व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो भी महत्वपूर्ण काम होते हैं वो संस्कार कहलाते हैं। और संस्कारों की संख्या वेदों में 16 बताइए, जैसे कि गर्भाधान, पुंस, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, जो इस प्रकार है। सबसे पहला जलवायु परिवर्तन हुआ। सिंधु नदी का मार्ग पलट गया। डॉक्टर राजवली पांडे के अनुसार सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन से मार्ग बदला होगा, जिससे सूखा पड़ा होगा और सभ्यता जर्जर हुई। पर्यावरण सूखने से, बाढ़ों के आने से, भूकंप द्वारा भी सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। सिंधु सभ्यता का विनाश किसी संक्रामक भी, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई संक्रामक बीमारी पूरे क्षेत्र में फैल गई थी जिसके कारण हुआ। प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है। घोष महोदय के अनुसार आर्द्रता में कमी भी इनके पतन का कारण बना होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार विदेशी आर्यों के आक्रमण से भी इनका पतन हुआ। रोमिला थापर इसे प्रशासनिक शिथिलता मानते हैं, जिससे पतन हुआ। अपन अगर किसी इतिहासकार का नाम लिख देते हैं तो क्वेश्चन की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्राह्मण और अन्य से आप क्या समझते हैं। तो ब्राह्मण क्या होते हैं। तो ब्राह्मण वेदों पर एक प्रकार की टिप्पणी लिखने वाले होते हैं। ब्राह्मण वेदों के मंत्र को समझने में हमारी मदद करते हैं। सर्वश्रेष्ठ वर्ण होता है, जो वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो ब्राह्मण ही रहते हैं और ये गद्य में रहते हैं।
जो ये कविताएं लिखते हैं वो गद्य में रहती हैं। अरण्यक क्या होता है? तो अरण्यक ऋषियों से, जो ऋषि होते हैं, ऋषियों ने इनकी रचना वन में की गई है, इसलिए, क्योंकि अरण्य मतलब होता है वन, तो अरण्यक क्या होता है? तो ऋषियों ने जो होते हैं इनकी रचना अरण्य की वन में की होती है, इसलिए इनका नाम अरण्यक हुआ। ब्राह्मण के ही अरण्यक अंग होते हैं। जीवन के दर्शन और रहस्यों के बारे में ये विवेचन है। इनका अध्ययन शांतिपूर्ण वातावरण में किया गया है। वैदिक साहित्य पर टिप्पणी लिखो। तो हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला विश्व का प्राचीनतम जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया था। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कई तथ्य हैं जो इस प्रकार समावेशित हैं। कौन कौन से हैं वैदिक साहित्य में? ब्राह्मण, संहिता, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, उपवेद, वेदांग और सूत्र, ये वैदिक साहित्य के अंग हैं। वेदों की साधारण परिभाषा में इतिहास में वेदों का साथ नहीं लिया जाता है। अब है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति समझाइए। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का समय कब तक रहा था? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया पिता ही होता था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन उनकी स्थिति उत्तर वैदिक काल में गिर गई थी। बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। विधवा विवाह प्रचलित थे। मुख्य भोजन अन्न, दूध से बने पदार्थ थे। सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का उत्तर वैदिक काल में प्रयोग होता था। वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 भागों में बढ़ गई थी: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आश्रम व्यवस्था का भी इस काल में विकास हो गया था। निष्कर्षतः उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड रूढ़िवादिता ने अपना विकराल रूप ले लिया था। अगला है सैंधव लिपि पर टिप्पणी लिखो। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। यह सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पाई लिपि भी कहलाती है। इसका सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। 1923 ईस्वी में यह प्रकाश में आई सिंधु लिपि का। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 अक्षर होते हैं। 205 से 400 अक्षर होते हैं और 64 मूल चिन्ह होते हैं जो सेल खेड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि पर प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं। ब्रजवासी लाल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सैंधव लिपि दाहिनी ओर से बाहिनी ओर लिखी जाती, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आर्यों के मूल निवास के विभिन्न मतों का वर्णन करो। आर्यों के मूल निवास के कहाँ कहाँ रहते थे? तो आर्यों के मूल निवास के संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। पश्चिमी देशों के विद्वानों के अनुसार आर्य यूरोप से आए हैं। ये आर्यों की भाषा इंडो यूरोपीय परिवार के हैं। जे रोड ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बताया। ईरान की अनुसूचियों के अनुसार आर्य प्रारंभ में बैक्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? प्रारंभ में बैक्ट्रिया के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया। भारतीय कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश निवासी बताया। उपयुक्त मतों के आधार पर यह विवाद का विषय है, लेकिन सबसे तार्किक मत भारत है। अधिकांश भारतीय इसी मत के समर्थक थे। अब हमारा ये 11 नंबर के प्रश्न जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की और वैदिक संस्कृति की समानता और असमानता पर टिप्पणी लिखो। तो कुछ विद्वान सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक ही सभ्यता के 2 अंग मानते हैं और दोनों सभ्यता का निर्माता आर्यों को ही मानते हैं, जिसके कारण इनमें कहीं कहीं समानताएं भी दिखाई देती हैं और कहीं कहीं असमानता। समानताएं क्या हैं? जो इस प्रकार हैं। सैंधव जन भी प्रकृति पूजक थे और आर्य भी प्रकृति पूजक थे। अग्नि का महत्व, स्वास्तिक की पूजा सैंधव काल के साथ आर्यों में भी प्रचलित थी। बहुजातीय, बहुधर्म आदि दोनों काल में समान थे। दोनों की सभ्यता नदी किनारे बसी थी। योग के सूत्र दोनों संस्कृति में दिखाई देते थे। समाधान की पद्धतियाँ, दफनाने तथा दह कर्म भी सिंधु सभ्यता से लिए गई हैं। परवर्ती हिंदू संस्कृति का शायद ही कोई आयाम है जिसे हड़प्पा संस्कृति ने प्रभावित ना किया हो। आज भी हम देखते हैं तो हमारे यहाँ की जो कॉलोनीज़ बनती हैं वो हड़प्पा सभ्यता से कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। असमानताएं देखें अगर तो सिंधु सभ्यता मूलतः नगरीय थी, जबकि आर्य सभ्यता पूरी तरह ग्रामीण थी। वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। विदेशों से व्यापार नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार था। आर्य युद्ध प्रिय जाति थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मैंने ट्रिक का चैनल बनाया है क्योंकि आप लोग अभी प्री का एग्ज़ाम भी देंगे। एक मैंने ट्रिक का चैनल बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। वो उसमें मैं पूरा जीके आपको ट्रिक द्वारा करवाऊँगी। जितना भी स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक याद नहीं होते हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एक पटवारी का चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द उसमें बहुत सारे टॉपिक निःशुल्क आपकी तैयारी वहाँ पे कराई जाने वाली है। सिंधु सभ्यता के लिए मूर्ति पूजा विशेष होती थी। सैंधव सभ्यता भी मूर्ति पूजा का स्थान ही नहीं था। सैंधव लोग लोहे से अपरिचित थे, जबकि आर्य इसका उपयोग
करते थे। ये एक मेन असमानता है। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के महत्व को नहीं जानते थे, जबकि वैदिक काल के लोग घोड़े और गाय दोनों को विशेष महत्व देते थे। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। आर्य वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग वर्ण व्यवस्था में विश्वास। सिंधु सभ्यता में कोई वर्ण वगैरह नहीं होते थे। आर्यों का ज्ञान में मौखिक था, सैंधवों की स्वयं की लिपि थी। मतलब भले ही हमको सैंधवों की कोई लिखित जानकारी नहीं मिली हो, लेकिन ये पता चला है कि वो लोग लिखना जानते थे, उनकी भी लिपि थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले सैंधव लिपि के बारे में पढ़ा है। निष्कर्षतः दोनों संस्कृति में समानता और समानता परिलक्षित होती है, लेकिन असमानताओं के कारण इन्हें कई इतिहासकार एक दूसरे से संबंधित नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के वाणिज्य, व्यापार और शिल्प का वर्णन करो। तो सिंधु सभ्यता में जीविका का प्रमुख साधन व्यापार था। कब से कब तक रहा? 2500 से 1750। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें जो थीं गेहूँ, जौ और सरसों थी। इस सभ्यता के लोग कपास की खेती भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान धात्विक मुद्राओं के उपयोग के बिना व्यापार एवं वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। उस समय कुछ मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जो इससे ऐसा प्रतीत होता कि इनका उपयोग कुछ खास लोग ही करते होंगे। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इस सभ्यता का संपर्क कई विदेशी देशों से था। सिंधु सभ्यता का अंतर क्षेत्रीय व्यापार किन स्थानों से होता था? अंतर क्षेत्रीय मतलब अपने ही देश में होता था। कहाँ पे? सौराष्ट्र मतलब गुजरात कहलाता था, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र, यहाँ से सिंधुवासियों का अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता था। देखिए मेरे जो नोट्स हैं इसी प्रकार से मैंने हर जगह पे फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप का यूज़ किया है। भूगोल में, जीव विज्ञान में जहाँ पर डायग्राम का यूज़ और मैप का यूज़ होना है वहाँ पर मैप का यूज़ किया है। जहाँ पर डायग्राम बनना है, चित्र बनना है, फ्लो चार्ट बनना है, पूरे चित्रात्मक नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप ये वाले मेंस के अलावा नेक्स्ट मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार नोट्स लेकर ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मैथ हो, आप हमारे नोट्स अलग से PDF परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार देखिए, विदेशी व्यापार कहाँ से होता है? तो मेसोपोटामिया या सुमेरिया से, बहरीन से, अफगानिस्तान, ये विदेशी देशों से व्यापार होता था। सोना दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? दक्षिण भारत से। निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं की जाती थी? गेहूँ, जौ, मटर और दलहन। मेसोपोटामियाई अभिलेख से सिंधु सभ्यता तथा मेसोपोटामियाई के व्यापार का वर्णन मिलता है। इसके अलावा सीरिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान से भी सिंधु सभ्यता की बनी मूर्ति मिली हैं। सुमेरिया से भी सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। जो इनका व्यापारिक मार्ग था वो जल और थल दोनों ही प्रयोग में लाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली का अभाव था। व्यापारिक मोहरों का प्रयोग हुंडी के रूप में किया जाता था, जिससे व्यापारियों के एक संगठित वर्ग की सहज ही कल्पना कर सकते हैं। शिल्प व्यापार क्या होता था? तो शिल्प व्यापार में क्या होता था? जैसे हड्डी, तांबे, कलाकृत आभूषण, मिट्टी के बर्तन का निर्माण। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन 2019 के मेंस में आया था और मैंने 2019 की जो टेस्ट सीरीज़ बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन पहले ही डाल दिया था। अगर आपने मेरे 2019 का मेंस के लिए नोट्स लिए होंगे तो भूगोल का तो 95% मेरे क्वेश्चन आंसर वैसे आए थे। इतिहास में पूरा का पूरा मैंने कवर किया था और इतिहास की टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन डाले थे वही वहाँ पे आए हुए थे। जहाज़ों और नावों का निर्माण हुआ था, बैलगाड़ी, हल निर्माण, मनका, गुड़ियों का निर्माण, हड्डीकृत, तांबे, कलाकृत आभूषण, तो ये शिल्प व्यापार के क्षेत्र थे हड़प्पा सभ्यता के। अगला है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृतियों के बीच परिवर्तन जो हुआ उसका तत्व समझाइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस काल की जानकारी हमें न मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और एक था उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। आरंभिक वैदिक समाज पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे जो राज्यों की जगह जनजातियों में संगठित थे तथा मुख्य रूप से जीवन का तरीका देहाती था। धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, उसमें कई परिवर्तन दिखाई दिए। दोनों युग में राजा परोपकारी और प्रजा का रक्षक माना गया। असमानताएं क्या थी? स्त्रियों की दशा में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आ गई थी। सभा में उनका प्रवेश निषिद्ध हो गया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का सिकंजा काफी बड़ा कड़ा हो गया था। ऋग्वैदिक काल के कुछ गौण देवता उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हो गए थे। मूर्ति पूजा के भी संकेत उत्तर वैदिक काल में मिले। यज्ञ के साथ साथ अनेक मंत्र विधियां एवं अनुष्ठान उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुए।
वर्णों का आधार जो था वो कर्म ना होकर वर्ण हुआ। क्या हुआ? कर्म ना होकर वर्ण हुआ। जाति प्रथा प्रचलित हो गई। ब्राह्मणों व क्षत्रियों में श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा होने लगी। मतलब ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ समझने लगे, क्षत्रिय खुद को श्रेष्ठ, अपने आप में कंपटीशन होने लगा। उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा कृषि हो गया, जो वैदिक काल में मुख्यतः पशुचारण पर आधारित था। धार्मिक अनुष्ठानों की प्रक्रिया जटिल हो गई। मंत्रोच्चारण को महत्व बढ़ने लगा। पुरोहितों के मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उद्योग धंधे विकसित हुए। सुनार, धोबी, नाई, शिकारी, नर्तक आदि का वर्णन मिलता है। विदेशी और आंतरिक व्यापार उन्नत व्यवस्था में था। व्यवसायियों ने अपने संगठन बना लिए थे। ऐत्रेय ब्राह्मण भी श्रेष्ठी का उल्लेख है। निष्कर्षतः ऋग्वैदिक सभ्यता जहाँ सरल और सहज थी, वहीं उत्तर वैदिक काल सभ्यता में कर्मकांड आने से यह जटिल होती गई। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पूरा टेस्ट। इसमें मैंने 3 नंबर के क्वेश्चन 15, 5 नंबर के क्वेश्चन 10 और 11 नंबर के क्वेश्चन 3 करवाए हैं आपको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी पूरी PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 20 रुपये जमा करके इसको ले सकते हैं। साथ में अगर आपने मेरे नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।